और फिर अचानक उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। उसे फरजाना की शक्ल नजर आई थी। हाँ, फरजाना का सर बहुत सी लाशों के नीचे दबा हुआ था। उसके चेहरे पर खून ही खून था, लेकिन प्रोफेसर खावर उसके चेहरे को उस हालत में भी पहचान सकता था। मेरी बच्ची। उसके दिल से कराह निकली और उसने फरजाना का सर उठाकर सीने से लगा लेना चाहा, लेकिन यह सर बकिया जिस्म से अलग नहीं था। इस सर से जिस्म जुड़ा हुआ था। ये महसूस करके प्रोफेसर ने जल्दी जल्दी उसके जिस्म पर पड़े हुए इंसानी जिस्मों के टुकड़े हटाए और फरजाना को निकाल लिया। उसका जिस्म सालम था, गो पूरा लिबास खून में डूबा हुआ था, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा कम नहीं था। उसने तेजी से उसे उठाकर एक कदरे साफ जगह पर लिटा दिया। उसके दिल की धड़कनें सुनने लगा और फिर वो उछल पड़ा। फरजाना का दिल धड़क रहा था, वो जिंदा थी, लेकिन फरोजा, उसे तो जिगर के दोनों टुकड़ों से यकसा मोहब्बत थी। उसे भी तलाश किया जाए। मुमकिन है कुदरत को मुआवजा दिखाने पर आमादा हो, पर ना इन हालात में फरजाना का जिंदा बचना ही हैरत अंगेज था। अब उसने लाशें उलटने की रफ्तार बहुत तेज कर दी। उसने आन की आन में पूरे जहाज को खंगाल डाला, लेकिन उसे ताज्जुब होने लगा। फरोजा की ना तो लाश ही मिल सकी थी, ना उसका कोई निशान मिला। शायद तलाश करने में कोई गड़बड़ हो गई है। उसने एक बार फिर लाशों को टटोला, चेहरे पहचाने, लेकिन बेसूद। फरोजा यहां नहीं थी। अब एक ही बात सोची जा सकती थी, वो जहाज के उस हिस्से में थी जो पिचक गया है, और अब जिसके नीचे से कोई लाश नहीं निकाली जा सकती। गोया फरोजा उससे दूर चली गई थी। फरजाना के जिंदा मिल जाने से जो खुशी हुई थी, वो फरोजा की दर्दनाक मौत के ख्याल से काफूर हो गई। वो अपनी बच्ची की लाश भी नहीं देख सकता। वो थके थके कदमों से फरजाना के खून आलूद जिस्म के करीब पहुंच गया। उसने धुंधलाई हुई आंखें साफ की और उसके जिस्म को टटोलने लगा। फरजाना के जिस्म के बहुत से हिस्सों से खून रिस रहा था, लेकिन बज़ाहिर जिस्म सही सालम मालूम होता था। कोई बड़ी चोट नहीं थी और वो सिर्फ बेहोश मालूम होती थी। फरजाना मेरी बच्ची, फरजाना होश में आ मेरी बच्ची, वो दर्द भरी आवाज में बोला। और इसी वक्त उसके कानों में एक बारीक सी आवाज गूंजी, डैडी। शायद फरजाना होश में आ गई थी। उसने फरजाना की तरफ देखा और फिर उसके सीने को झंझोड़ता हुआ बोला, फरजाना, फरजाना। डैडी। बारीक आवाज फिर उभरी और फिर उछल पड़ा। ये फरजाना की आवाज नहीं थी, ना ही फरजाना के लब हिले थे। हाँ, ये तो फरोजा की आवाज थी। हाँ, ये उस फरोजा की ही आवाज थी। फरोजा। वो फेफड़ों के बल पूरी कुव्वत से चीख उठा और दीवानों की तरह चारों तरफ देखने लगा। डैडी। आवाज इस बार तेज थी। तब उसे अंदाजा हुआ कि आवाज त्यारे के बाहर से आ रही है। दूसरे लम्हे त्यारे के दरवाजे की तरफ लपका और फिर उसकी बुलंदी का अंदाजा किए बगैर नीचे कूद गया। फरोजा। उसने एक बार फिर चीख कर आवाज दी, डैडी। उसने अपने बाएं समत से फरोजा की आवाज सुनाई थी और वो उस तरफ लपका। तब उसने फरोजा को लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी तरफ आते देखा। वो तीर की तरह लपका और फरोजा के करीब पहुंच गया। फरोजा मेरी बच्ची, मेरी आंखों का नूर। उसने फरोजा को सीने से भींच लिया और फिर वो फरोजा के जिस्म को टटोलने लगा। मैं ठीक हूँ डैडी, चंद छोटे छोटे जख्म है। बाजी कहाँ है? वो भी ठीक है। ऐ खुदा, मैं तेरा एहसानमंद हूँ। उसने आंसुओं में डूबी आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए कहा। यह हकीकत सिर्फ मौजज़ा था। ऐसी हालत में जबकि जहाज में मौजूद एक एक फर्द मौत की आगोश में सो चुका था, किसी एक इंसान के भी मुकम्मल जिस्मानी अज़ा यकजा नहीं किए जा सकते थे। वो तीनों जिंदा थे, अकल तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन कुदरत के लिए ऐसे काम मुश्किल नहीं होते। उसने फरोजा से कुछ नहीं पूछा और जहाज के दरवाजे की तरफ बढ़ा। फरोजा को नीचे खड़ा करके वो उछला और जहाज के दरवाजे से लटक गया। फिर उसने अपने जिस्म को ऊपर उठाया और जहाज में दाखिल हो गया। फरजाना उसी तरह बेसुध पड़ी थी। उसने फरजाना की नब्ज टटोली। नब्ज बदस्तूर चल रही थी। वो फरजाना के जिस्म को एहतियात से बाजू में उठाए दरवाजे पर आया, नीचे बैठा और फिर पूरी एहतियात से नीचे कूद गया। बाजी। फरोजा के मुंह से चीख निकली और वो फरजाना पर झुक गई। ठीक है, बेहोश है, इसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई मुनासिब जगह तलाश करो। इधर आइए डैडी। मैं 2-3 घंटे से इस इलाके में भटक रही हूँ। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे तवील सफर तय करना पड़ा है। इस तरफ नरम घास की झाड़ियां हैं, बेहद नरम, हैरत अंगेज तौर पर नरम। शायद मैं उन्हीं की वजह से बच गई, वरना। प्रोफेसर फरजाना के बेहोश जिस्म को उठाकर तेज तेज कदमों से चल पड़ा और फिर वो उस हैरत अंगेज सुनहरी घास की झाड़ियों के करीब पहुंच गया जो छोटी छोटी और स्पंज की तरह नरम थी। उसने फरजाना को घास पर लिटा दिया और फिर जल्दी से अपनी कमीज उतार दी। कमीज फाड़ कर उसने फरजाना के चेहरे से खून साफ किया और दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफी देर की कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहे। फरजाना जिंदा थी, लेकिन इस पर तवील बेहोशी तारी थी। फरोजा उठ के उसने कुर्बो जवार के इलाके से खुश्क घास जमा की और पत्थरों के 2 टुकड़े उठा लाए। वह पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग जलाने की कोशिश करती रही। इस दौरान में खावर बदस्तूर फरजाना को होश में लाने की तरकीबें सोचता रहा, बल्कि करता रहा। उसके आवाज गुम हुए जा रहे थे। ज़हनी कैफियत एतदाल पर नहीं थी, इसलिए किसी और सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं सोचा था।
बस पूरी कोशिश इस बात पर सर्फ हो रही थी कि किसी तरह फरजाना को होश आ जाए। फरोजा आग जलाने में कामयाब होगी। उसने खुश्क टहनियां और बहुत सी चीजें आग में चौंकती थी और आग की खुशगवार हरारत दूर दूर तक फैल गई थी। फरजाना के सांस एतदाल पर थे और यही बात इत्मीनान का बायस थी। खावर उसके जिस्म पर कोई गहरा जख्म तलाश करने में भी नाकाम रहा था। अलबत्ता ये बेहोशी शायद दिमाग की किसी अंदरूनी चोट का नतीजा हो। तब खावर ने चंद गहरी गहरी सांसें ली और फिर वह फरोजा की तरफ देखकर बोला, खवास कायम रखो फरोजा, हमें हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाज के दूसरे लोगों की हम कोई मदद नहीं कर सकते डैडी। क्या जख्मी हमारी मदद के मुस्तहिक नहीं है? फरोजा ने कहा, मेरा ख्याल है कि बाजी खतरे में नहीं है, मैं इनकी देखभाल कर रही हूँ। आप इन लोगों को देखिए। और प्रोफेसर की गर्दन झुकी। फिर उसने भराई हुई आवाज में कहा, अब इनमें से कोई भी हमारी मदद का मोहताज नहीं है। ओह, फरोजा की डूबी हुई आवाज उभरी, तो क्या वो सब? हाँ, प्रोफेसर ने गुलगीर लहजा में कहा और फिर चौंक कर बोला, क्या तुमने इन्हें नहीं देखा? और फरोजा, तुम जहाज से बाहर कैसे पहुंच गई? मुझे कुछ एहसास नहीं डैडी। जहाज की तेज रफ्तारी से दिमाग सुन्न हो गया था, हवास गुम हो गए थे, झटके लग रहे थे और बहुत सी चीजें मेरे जिस्म से टकराई थी। मुझे चोट का एहसास भी नहीं था, बस जिस्म सुन्न हो गया था। और फिर जहाज को एक जोरदार झटका लगा और मैं अपनी जगह से उछल गई। और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं परवाज करती हुई जहाज के खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे नीचे गिरने का एहसास भी था डैडी, बस इसके बाद मैं बेहोश हो गई। होश आया तो यहाँ से दूर ऐसी घास के एक बड़े ढेर पर पड़ी थी। बड़ी नरम घास है, शायद मैं इसी पर गिरने की वजह से बच गई थी। नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन मौजों पर यकीन करना पड़ता है। कुदरत हमें बचाना चाहती थी और वो बचाना चाहे तो ऐसे ही नाकाबिले यकीन वाकयात ज़हूर पजीर होते। फिर क्या हुआ? बस मैं होश में आकर घास के ढेर से उतर आई। मुझे आपकी तलाश थी और दूर से मुझे यह जहाज नजर आया। मैं इसकी तरफ चल पड़ी और आपके पास पहुंच गई। गौर करो फरोजा, जहाज इस बुलंदी से इस वादी में गिरा है। क्या कोई यकीन कर सकता है कि इतनी बुलंदी से गिरने के बाद कोई चीज सलामत रह सकती है? लेकिन हम बच गए। काश दूसरे भी बच जाते। क्या सब मर गए डैडी? कोई भी जिंदा नहीं बचा मेरी बच्ची, प्रोफेसर ने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा और फरोजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसी वक्त फरजाना की कराहत सुनाई दी और वो दोनों उछल पड़े। प्रोफेसर ने उसका सर उठा लिया और उसके खून आलूद बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, फरजाना मेरी बच्ची। फरजाना ने आहिस्तगी से पलकें झपकाई और फिर उसने आंखें खोल दी। डैडी, वो कमजोर सी आवाज में बोली। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे पास हूं। प्रोफेसर ने उसका सर सीने से लगा लिया। फरोजा कहाँ है? फरजाना ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं यहां हूं बाजी, ये रही तुम्हारे पास। खुदा का शुक्र है, फरजाना के मुंह से निकला और फिर वो मुस्तरिबाना अंदाज में बोली, ओ आप जख्मी है डैडी? आप ज्यादा जख्मी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं फरजाना, तुम्हें कहाँ चोट आई है मुझे बताओ। प्रोफेसर ने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा, मैं नहीं जानती, क्या मैं भी जख्मी हूँ? दूसरे लोगों का क्या हाल है? सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रोफेसर ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा और फरजाना सहारा लेकर बैठ गई। प्रोफेसर अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस कर रहा था। वो एक भयानक अलमिये से 2-4 हो चुके थे, लेकिन यही क्या कम था कि खुद प्रोफेसर के जिस्म पर कोई जख्म नहीं आया था। उसकी अपनी दोनों बच्चियां जिंदा थी। इसी तरह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से परवाज करने वाले उस बदनसीब त्यारे के अमले समेत 300-400 मुसाफिरों में से सिर्फ 3 मुसाफिर जिंदा बचे थे। लेकिन कौन जाने उनकी जिंदगी के लिए भी आइंदा कौन कौन से हादसा तैयार हो। फिलहाल तो वो इस जगह के बारे में भी अंदाजा नहीं लगा सके थे कि ये कौन सी जगह है। फरजाना बिल्कुल ठीक थी, गो उसके जिस्म पर भी चंद जख्म थे, लेकिन काबिल तशवीश एक भी जख्म नहीं था। प्रोफेसर काफी देर तक दोनों बच्चियों को सीने से लगाए घास के ढेर पर बैठा रहा। उसकी निगाहों में अपने साथियों की तस्वीरें रक्स कर रही थी। जहाज के अंदरूनी मनाजर घूम रहे थे। अगर लड़कियां उन मनाजर को देख लेती या तो खौफ से पागल हो जाती या उनके हार्ट फेल हो जाते। लेकिन अब क्या करना चाहिए? जो कुछ होना था वो तो हो चुका और यह हकीकत थी कि अगर नौजवान बागी न हो जाते और लड़कियों की आबरू को खतरा न पेश आता तो प्रोफेसर किसी दिन खामोशी से अपना सफर शुरू कर देता और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ आता। जाहिर है वो सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकता था, दूसरों की नहीं। लेकिन फिर हालात बदल गए और उसे अपनी तजवीज में तरमीम करना पड़ी। मौत उन लोगों का मुकद्दर थी, यहाँ आ गई, बर्फ पर भी आ सकती थी। वो अपने आसाब को दुरुस्त करने की कोशिश करने लगा। अब आइंदा हालात से निपटना था और उसके लिए पहले इस जगह के बारे में अंदाजा लगाना था कि कौन सी जगह है और यहाँ का हदूद अरबा क्या है। चुनाचे वो दोनों बच्चियों से मुखातिब हुआ, फरोजा, फरजाना, अगर तुम लोग ठीक हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दो, मैं इस वादी के बारे में जानने की कोशिश करूं। अंकल सिस्को को भी साथ ले लें डैडी, दूसरे लोगों के साथ। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, प्रोफेसर खावर ने कहा और फिर वो वहां से आगे बढ़ गया। तकरीबन 1 मुरब्बा मील के इलाके में
फैली हुई ये वादी पहाड़ियों के दरमियान एक गढ़े की हैसियत रखती थी। चारों तरफ पहाड़ों की बुलंद दीवारें थी, यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। अलबत्ता इन दीवारों में गारों के दहाने नजर आ रहे थे। एक तरफ बुलंदी से आबशार गिर रहा था जो एक छोटी सी नदी बनाता हुआ एक पहाड़ी दीवार के सुराख में घुसकर न जाने कहां गायब था। यह जगह सरसब्ज थी, खुदरू दरख्त भी बेशुमार थे। बाज जगहों पर सांप और दूसरे जहरीले जानवर भी नजर आए। अलबत्ता और किसी जानवर का वजूद नहीं था। सबसे हैरत अंगेज चीज वो चश्मा था जिससे भाप उठ रही थी। चश्मे के किनारे दूर दूर तक जमीन खुश्क थी। प्रोफेसर चश्मे के किनारे पहुंच के और वो उस भाप का राज जानना चाहता था। उसने चश्मे के पानी में हाथ डाला। खासा गर्म पानी था और उसमें गंधक की बू शामिल थी। चुनांचे ये अंदाजा लगाने में दिक्कत न हुई कि चश्मे के नीचे गंधक की कान है। यह पानी जख्मों के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता था और इसे ठंडा करके इस्तेमाल किया जा सकता था। कावर वहां से भी आगे बढ़ गया तो वादी के 3 हिस्से दिख चुका था और अब उसका रुख चौथे हिस्से की तरफ था। यहाँ उसने दीवार में एक अजीम शान सुराख देखा। किसी बहुत बड़े गार का दहाना था। प्रोफेसर दहाने के करीब पहुंच गया और फिर कुछ सोचकर दहाने में दाखिल हो गया। गार कुदरती ही था, लेकिन कुदरत ने उसमें इंसानी जिंदगी की बहुत सी जरूरियात पूरी कर दी थी। जगह जगह से सुराखों से रोशनी आ रही थी जिससे गार मुनव्वर था। एक बड़ा सा सपाट और हमवार हाल था। वहां खुशगवार गर्मी फैली हुई थी। दीवारें शफाफ थी और सेलन वगैरह जरा भी नहीं थी। और फिर प्रोफेसर की निगाह एक दरवाजे पर पड़ी और वो उछल पड़ा। वो दरवाजा ही तो था। पत्थर की एक सिल को दरवाजे की शक्ल में तराशा गया था, लेकिन यह सिल कतई गैर कुदरती थी। गोया यहाँ इंसानी कदम आ चुकी है। लेकिन क्या अब भी यहाँ इंसान मौजूद है? लेकिन किस किस्म के इंसान? दरवाजे की तराश से मालूम होता था कि जिसने भी इसे तराशा है वो जदीद तहजीब से बखूबी वाकिफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर उसने दरवाजे पर कुव्वत आजमाई की, लेकिन कुव्वत आजमाई की जरूरत ही पेश नहीं आई। दरवाजा थोड़ी सी कुव्वत से खुल गया। दूसरी तरफ भी एक हाल था, वैसा ही रोशन और साफ सुथरा। लेकिन इस हाल में और भी कुछ था जिसे देखकर प्रोफेसर की आंखें हैरत से फैल गईं। हाल में नफीस तराश का फर्नीचर मौजूद था, जो था तो कदीम तर्ज का, लेकिन नहायत कीमती और आला दर्जे का। दीवारों पर नफीस और कीमती कपड़े के पर्दे लटक रहे थे और एक बारीक पर्दे के पीछे एक और दरवाजा नजर आ रहा था। प्रोफेसर के दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन उसने उसे भी तायद गैबी जाना। शायद गैब से उसकी मदद हो रही है। इस गैर यकीनी हालात में हर वाक़े हर हादसे के लिए तैयार रहना चाहिए। चुनांचे इस ख्याल के तहत उसने दोनों बच्चियों को यहाँ ले आने का फैसला किया और फिर मुलायम रेशमी पर्दे लेकर वो दरवाजे से बाहर निकला। गंधक के चश्मे के पास पहुंचकर उसने पर्दा पानी में भिगोया और उसे उठाए हुए वापस चल पड़ा। फरजाना की आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद फरोजा उसे जहाज वालों का हशर बता चुकी थी। प्रोफेसर को देखकर उन दोनों ने आंसू पूछ लिए और फिर प्रोफेसर ने मुख्तसर उन्हें इस वादी के बारे में बता दिया, उस गार के बारे में बताया और दोनों लड़कियों के दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हो गया। वो गार किसका है? वहां कौन है? इससे हमें सरोकार नहीं, मुमकिन है वहां से हमारी जरूरतें पूरी हो सके, इसीलिए मैं वहां जाने का फैसला कर चुका हूँ। क्या तुम मुझसे मुत्तफिक हो? हाँ डैडी, लड़कियों ने कहा और प्रोफेसर गर्म पानी से फरोजा और फरजाना के चेहरे साफ करने लगा। तुम इन पर्दों से अपने लिबास तब्दील कर सकती हो, इसके बाद ही तुम्हें इन खून आलूद कपड़ों से निजात मिल सकेगी। उसने इनके चेहरे साफ करके कहा और फिर उन दोनों को साथ लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोबारा गार में दाखिल हो रहे थे। इस पुरस्रार गार को देखकर फरजाना और फरोजा भी अपने साथ पेश आने वाले खौफनाक हादसे को भूल गईं और यहाँ की एक एक चीज को हैरत से देखने लगी। इस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है डैडी? फरोजा ने पूछा। मालूम नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, मैं यहीं से वापस हो गया था। देखें डैडी, फरजाना ने कहा। हाँ आओ, प्रोफेसर ने कहा और वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंच गए। फिर प्रोफेसर खावर ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी खुशबू उनकी नाक से टकराई। बड़ी खुशगवार बू थी। अलबत्ता दरवाजे के पीछे का माहौल कदरे तारीख था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो वहां की चीजों को न देख सके। प्रोफेसर अंदर दाखिल हो गया और अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गई। एक अजीम शान लेबॉर्ट्री थी। पूरे हाल में चारों तरफ अलमारियां बनी हुई थी। उन अलमारियों में पुराने तर्ज की चमड़े की शीशियां और मर्तबान चुने हुए थे। एक तरफ जमीन से छत तक बनी हुई अलमारियों में ऊपर तक मोटी मोटी किताबें चुनी हुई थी जिनकी जिल्दें चमक रही थी। दरमियान में शीशों की नलकियों मर्तबानों का एक जाल फैला हुआ था। बिलाशुबा इसे दुनिया की अजीम तरीन लिबर्टी कहा जा सकता था। प्रोफेसर इस पूरे कारखाने को पुरस्रार नजरों से देखने लगा। उसे एक अनोखा सा एहसास हो रहा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकता था। उसने कुछ कोटों पर जुबान फेर कर लड़कियों की तरफ देखा। उनके चेहरे भी तस्वीरें हैरत बने हुए थे। दफतन फरोजा ने प्रोफेसर का हाथ पकड़ लिया और सरसराती हुई आवाज में बोली, डैडी डैडी वो क्या है? कहाँ? प्रोफेसर खावर ने चौंक कर उसके इशारे की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए उस पुरस्रार मंजर को देखकर उसके दिल में भी सर्द लहरें उठने लगी।
वो शीशे का बना हुआ एक खूबसूरत ताबूत था जिसका अंदरूनी मनाजर भी साफ नजर आ रहे थे। ताबूत में गुलाबी रंग का स्याल ऊपर तक भरा हुआ था और उस स्याल में एक इंसानी जिस्म तैर रहा था। ताबूत का ढक्कन बंद था और उसके ऐन ऊपर चांदी की बनी हुई एक बहुत बड़ी बोतल ऊंधी लटकी हुई थी। इस बोतल का चौड़ा दहाना शायद बंद था, लेकिन उस दहाने में कोई नन्हा सा सुराख भी था जिससे एक चमकदार कतरा वक्फा वक्फा से ताबूत पर टपक रहा था। ऐसा लगता था जैसे ताबूत पर चिंगारियां गिर रही हों और फिर शायद ये कतरा उसी गुलाबी स्याल में तैरील हो जाता, क्योंकि उसके किसी जगह बहने के निशानात नजर नहीं आ रहे थे। इस पुरअसरार गार में यह ताबूत और इसमें मौजूद इंसानी जिस्म नजर आने के बाद यहाँ रुकना एक मुश्किल काम था, लेकिन प्रोफेसर एक मजबूत दिल इंसान था। उसे मौतो हयात की हकीकत मालूम थी, लेकिन थोड़ी सी बुजदिली इन लड़कियों की वजह से पैदा हो सकती थी। लेकिन वह और क्या करता, कहाँ जाता? वादी का नजारा वो कर चुका था जहां चारों तरफ हशरातुल अर्ज़ की भरमार थी। कोई चाहे पनाह नहीं थी। आखिर इस खौफनाक गार से निकल भी जाता तो बाहर की दुनिया तो उससे भी खौफनाक थी, और फिर ये तो दिन का वक्त था, रात किसी तौर यहीं गुजारी जा सकती थी। खुदा इन लड़कियों के दिल मजबूत करे। उसका दिल से दुआ निकली और उसने दोनों लड़कियों के बाजू पकड़कर उन्हें खुद से करीब कर लिया। फरजाना ने बहन की तरफ देखा और फरोजा मुस्कुरा थी। तब बूढ़े ने मसरूर अंदाज में दोनों लड़कियों की गर्दनों में बाहों की गिरफ्त सख्त कर दी और चहकते हुए अंदाज में बोला, आओ देखें ये बुजुर्ग कौन है और इन्हें ये तवील गुस्ल करने की जरूरत क्यों पेश आई। निजिए कि ये क्या पुरअसरार वादी इन्हीं की मलकियत है या ये किसी खौफ से यहाँ छुपे थे। और इन अल्फाज को अदा करने के बाद वो बेनियाजी से आगे बढ़ा और तीनों उस पुरअसरार ताबूत के पास पहुंच गए। करीब पहुंचकर ताबूत के अंदर मौजूद इंसानी जिस्म साफ नजर आने लगा। उन्होंने उसे देखा और देखते ही रह गए। वो एक जवान उम्र आदमी था। उसके जिस्म पर पुरानी तर्ज का एक खूबसूरत लिबास था जो स्याल में होने के बावजूद भीगा हुआ नहीं मालूम हो रहा था। उसका चेहरा शीशे की तरह चमकदार था। हल्की नीलाहट लिए खूबसूरत बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें पुरस्कून अंदाज में बंद थी। ऐसा लगता था जैसे वो सुकून की नींद सो रहा हो। वो तीनों मुंह फाड़े उसे देखते रहे। मर्दाना हुस्न का कोई इंतहाई तसव्वुर हो सकता है तो उससे बढ़कर ना होगा। ऐसा मुतनासिब और सरडोल जिस्म, ऐसा पुरवजाहत चेहरा उसे कबल इंसानी निगाहों से नहीं गुजरा होगा। वो यूनानी संग तराशी का सबसे हसीन शाकार नजर आता था। दोनों लड़कियां उससे बेहद मुतासर मालूम हो रही थी। उनकी आंखों में शौक पसंदीदगी के आसार थे। कई मिनट तक वो पत्तों की तरह साकत व जामंद खड़े उसे देखते रहे। उसके चेहरे से नजरें हटाने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर बूढ़ा खाबर ही चौंका, वाह इस कलमरू के शहनशाह तो बेमिसाल हैं। क्या ख्याल है इन हजरात से तारुफ हासिल किया जाए। और बूढ़े की आवाज से दोनों लड़कियां चौंक पड़ी। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और फरोजा बोल पड़ी, यहाँ कोई और भी हो सकता है डैडी। मुमकिन है, पहले उसे तलाश कर लिया जाए। क्या ख्याल है, आइए देख लें, फरोजा ने कहा। वो तीनों ताबूत के पास से हट गए और गार के दूसरे हिस्सों की तलाशी लेने लगे। फिर बूढ़े खाबर ने 2-3 आवाजें लगाई। वो किसी अनजानी शख्सियत को पुकार रहा था, लेकिन उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ उसकी आवाज की बाज गज थी और इस वक्त तक गूंजती रही जब तक उसे वहां से बाहर निकल जाने का मौका नहीं मिला। कोई नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। मुमकिन है गार के दूसरे हिस्सों में कोई हो। आपने वो लंबी सुरंग देखी है? हाँ आओ इस तरफ चले, बूढ़े ने कहा। और फिर वो दोनों लड़कियों का हाथ पकड़े उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसके दूसरी तरफ एक खूबसूरत कमरा था और उसी कमरे में एक सुरंग का धाना नजर आ रहा था। वो सुरंग के धाने पर पहुंच गए, लेकिन लुत्फ की बात यह थी कि यह सुरंग भी तारीक नहीं थी। इसमें रोशनी लाने का खास इंतजाम किया गया था। सिलन और घुटन जैसी कोई शय पूरे गार में कहीं मौजूद नहीं थी। वो आहिस्तगी से सुरंग में दाखिल हो गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन इन धड़कनों में खौफ का अंसर नहीं था, बल्कि एक हल्का सा तजस्सुस था। वो इस पुरअसरार दुनिया के हुस्न पर अश अश कर रहे थे। सुरंग में चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे मोटा कालीन है। बूढ़े खाबर ने झुककर उस कालीन को देखा और फिर तवील सांस लेकर सीधा हो गया। सुरंग वाकई लंबी थी और फिर वो तकरीबन 200 गज आगे जाने के बाद बाएं तरफ घूम गई थी। लेकिन जो ही वो घूमे उन्हें तेज रोशनी नजर आई। ये कुदरती रोशनी थी, गोया सुरंग का बाहर निकलने का दूसरा रास्ता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सुरंग के धाने पर पहुंच गए और फिर दूसरी तरफ देखकर एक बार फिर उनकी आंखें हैरत से फैल गई। ये कोई बैरूनी जगह नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक इसी पुरअसरार गार ही से था। एक सरसब्ज मैदान था जिसे एक खूबसूरत लान की शक्ल दी गई थी। चारों तरफ फलों के दरख्त थे, उनके नीचे फूल खिले हुए थे। फिर उनके हैन दरमियान में एक संगे मरमर का खूबसूरत हौज बना हुआ था और उस हौज के शफाफ पानी में रंगीन मछलियां तैर रही थी। हौज के किनारे किनारे लहद की शक्ल में सफेद संगे मरमर से तराशी हुई बेंचें पड़ी थी। ख्वाबों का सा दिलकश मंजर मालूम हो रहा था। जिसने भी ये गार और ये दुनिया तामीर की थी, बिलाशुबा वो साहिब ज़ौक़ था, लेकिन वो कौन था, कहाँ था, ये किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने लान का एक चक्कर लगाया, सब खामोश थे।
प्रोफेसर ने दोनों लड़कियों से रुकने के लिए कहा और खुद फलों के एक दरख्त की तरफ बढ़ गया। और फिर जब उसने दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया तो दोनों लड़कियां सहम की। इन्हें अलफ-लैलवी किस्से याद आ गए जिनमें इस किस्म के बागात जादूगरों के होते थे और उन्हें हाथ लगाने से शमशम देव आ जाता था। लेकिन बूढ़े खावर ने इत्मीनान से फल तोड़े और उन्हें गोद में भरकर उनके करीब पहुंच गया। इस कलम रूह हुक्मरान की तरफ से हमारी पहली ज़ियाफत। उसने मुस्कुराकर फल लड़कियों को देते हुए कहा और वह दोनों लड़कियां भी मुस्कुराती। ये फल हमारे लिए किस कदर अजनबी हो गए हैं। हमारी जुबानें फीके और कच्चे गोश्त के जायके की आदी हो गई। जिले पनाह की जियारत हो जाए, इसके बाद मुमकिन है हमें कुछ और नेमतों से नवाजा जाएगा। खावर ने बदस्तूर मजाक के अंदाज में कहा। इस तरह वो लड़कियों के ज़हन से खौफ साहिल करना चाहता था और इन्हें इस पूरी इसरार वादी के इसरार से दिलचस्पी लेने के लिए तैयार कर रहा था। वो खुद भी गैर यकीनी कैफियत से दो चार था। उसे ये सब कुछ ख्वाब मालूम हो रहा था। मुहज़्ज़ब दुनिया से दूर इन पहाड़ों में इन खतरनाक ढलानों के इंतहा पर यह पुरस्रार दुनिया क्या मानी रखती थी। बेशुमार जादुई वाक़यात उसने भी सुने और पढ़े थे, लेकिन उनकी किसी अमली शक्ल का मुजाहरा खुद वो अपनी आंखों से देखेगा इसका उसे यकीन नहीं था। वाक़यात ऐसे गैर मरबूत थे कि उसका ज़हन भी मुंतशिर था और वह हकीकी नुक्ता निगाह से किसी चीज़ का जायजा लेने से मासूर था। इनकारों में जो कुछ था अक्ल इंसानी से किसी तरह तस्लीम नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ उसकी निगाहों के सामने था। उसे ये दुनिया तस्लीम करनी थी या उसे न जाने कितना वक्त गुजारना था। चुनाचे अगर जहन पर खौफ मुसल्लत रहा तो जिंदगी कुछ और कठिन हो जाएगी। अगर यह जिन्नों और भूतों की दुनिया है तो बहरहाल इनके साथ गुजारा करना था, ख्वाह वो इन लोगों से किसी तरह भी पेश आए, और वो इसी के लिए बेटियों को तैयार कर रहा था।